हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, देखेंगे हम लोग आज के क्लास में आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी का। तो यस गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे। और न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स तो बताए थे, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कौन से कंसेप्ट में कौन सा पार्ट यूज़ होता है, कैसे कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हम लोग वर्ड्स को देख के पहचानते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना है उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस टाइप से कैलकुलेशंस को ईजियर करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि उसी क्लास में आपको लॉग और एंटी लॉग का भी हेल्प लेना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम ही था न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें डिस्कस किया, एटम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने। न्यूक्लियर रिएक्शन अभी तक नहीं की थी, लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को, क्योंकि चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शंस की एंट्री हो रही है आज के इस पार्ट में, क्योंकि चैप्टर में अभी इस पार्ट से ही न्यूक्लियर रिएक्शंस है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस पार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के एक्चुअली कौन से दो टाइप्स होते हैं। बुक में दे रखा है, बट बहुत सारा थ्योरी के फॉर्म में दिया है और उन्होंने बराबर प्रिसाइसली कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाने वाली हूँ, जिससे आपको एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो जो भी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं गाइस, जो भी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस टोटल आपके दो टाइप के होते हैं। ये क्लासिफिकेशन वाला चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाना चालू कर दूँ, ये लो भाई ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो आप बोलेंगे अरे मैम कुछ समझ नहीं रहा है, ये मैनमेड है या आर्टिफिशियल है, कुछ समझ नहीं रहा हमको, मैनमेड है या नेचुरल है, समझ ही नहीं रहा, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन ही नहीं पता रहेगा और डायरेक्ट ये पढ़ा दिया तो क्या समझेगा भाई। इसलिए क्लासिफिकेशन पढ़ना अपन को बहुत ज़रूरी है। तो पहला होता है आपका नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस। पहला क्या होता है आपका नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस, और सेकंड होता है आपका मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शंस। सेकंड होता है भाई आपका मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें आपको ये भी पार्ट याद रखना है कि जो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, इन्हीं को हम लोग स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं सब समझा के देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। इसी को आप लोग स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोलते हो। अब ज़रा इधर देखना भाई, नेचुरल का उल्टा होता है मैन मेड, तो स्पॉन्टेनियस का उल्टा क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई सारे के सारे। क्या होता है स्पॉन्टेनियस का उल्टा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे इसी को आप लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि जो भी मेरे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के टोटल दो टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें दो टाइप की होती है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती है और कुछ चीज़ें मैनमेड होती है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे, जैसे हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा 8-9 स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि कुछ चीज़ें जो थी भाई ये नेचुरल है और कुछ चीज़ें जो थी ये मैनमेड है। साइंस में भी इसको पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पे आप लोग पढ़ते हो। वो स्टोन एज मैन वाला कंसेप्ट नहीं था क्या? तो कुछ चीज़ें नेचुरल रहती है, कुछ चीज़ें मैनमेड रहती है। अब नेचुरल और मैनमेड से क्या समझ में आता है? नेचुरल मतलब जो नेचर में एज इट इज़ ऑकर करती है, हमने कुछ किया नहीं है, वो नेचुरली हो रही है, इसलिए उसका नाम भी क्या है? नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो खुद ब खुद हो रही है, नेचुरली हो रही है नेचर में, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए वो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर मैं बात करती हूँ मैन मेड की, जैसे कि इसका नाम ही है भाई मैन मेड, इसका नाम ही है मैन मेड, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को मैन ने करवाया, हम इंसानों ने करवाया इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को, ह्यूमन बींग्स ने ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस आपकी क्या होगी? मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे नाम वैसे काम, जैसे नाम वैसे काम। अगर नाम है नेचुरल तो न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरली होगी, अगर नाम ही है मैन मेड तो न्यूक्लियर रिएक्शन मैन ने करवाया। समझ गए ना भाई? अब जो भी चीज़ नेचुरली होती है उसी को आप लोग स्पॉन्टेनियस भी बोलते हो, और जो भी चीज़ मैनमेड होती है इसी को आप लोग नॉन स्पॉन्टेनियस भी बोलते हो। याद रखने का तरीका कैसा है? नेचुरल का उल्टा मैनमेड है, तो स्पॉन्टेनियस का उल्टा क्या रहेगा भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस। और आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन है, मतलब जो भी आपके नेचुरल
न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसमें टोटल 3 टाइप की चीज़ें आपको डिस्कस करना है। पहला है अल्फ़ा डीके, सेकेंड है आपका बीटा डीके और थर्ड है आपका ग्यामा डीके। ऐसे टोटल 3 टाइप के जो डीके हैं वो आपको डिस्कस करना है इस नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में। आधे लोग बोलेंगे अरे मैम ये तो कुछ पता ही नहीं हमको, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, ग्यामा डीके क्या होता है। अरे भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं आपके साथ में हूँ ना, सब समझाने वाली हूँ एकदम बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। अपन लोग प्रैक्टिस भी लेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। जो भी आपका मैन मेड और स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसका एक ही टाइप है जिसका नाम है आपका ट्रांसमुटेशन। इसका नाम है भाई ट्रांसमुटेशन। तो बस इतना याद रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस फाइनली अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोग देखेंगे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होती है। आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, बड़ा खतरनाक होता है भाई वो पावर प्लांट, बहुत एनर्जी होती है वहाँ पे। तो वो सारी रिएक्शंस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। उसके 2 टाइप, नेचुरल जो नेचुरली हो रहा है, मैन मेड जो हमने करवाया। नेचुरल के और 3 टाइप होते हैं, ये सब अभी हम देखने वाले, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, ग्यामा डीके, और मैन मेड का एक ही टाइप होता है ट्रांसमुटेशन। तो लो भाई जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन का क्लासिफिकेशन तो देख लिया। अब हम लोग जो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन से जिसके टोटल 3 टाइप्स है, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और ग्यामा डीके, ये तीनों टाइप्स को एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि इनका डेफिनेशन क्या होता है, देखेंगे कि इनका डेसिग्नेशन क्या होता है, देखेंगे कि इसमें सिंबल कैसा होता है, और ये भी देखेंगे क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है, और इसी के साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं। अब वो बुक में जो दिया है वो तो दिया है भाई, लेकिन उतना परफेक्टली नहीं दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो भी डाल के रखी जो अपने बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको बिल्कुल कंपैरेटिव फॉर्म में आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और ग्यामा डीके को। ज़रा ध्यान देना क्योंकि यहाँ से हर एक एंट्रेंस में आज तक हर साल एक क्वेश्चन आया है, इसलिए ज़रा ध्यान देना भाई। अगर आप ध्यान देते हो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देती हूँ। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, तो हम लोग देख रहे हैं टोटल 3 टाइप के डीके को। पहला है आपका अल्फ़ा डीके, सेकंड है आपका बीटा डीके और थर्ड है आपका ग्यामा डीके। ठीक है भाई। और लेफ़्ट साइड में जैसे कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, लेफ़्ट साइड में हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को, कि कौन से इनके डिफरेंस के पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम ये सारे के सारे पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं भाई इसकी डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग उसको देखने वाले, फिर डेफिनेशन के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग डेसिग्नेट कैसे करते हैं। डेसिग्नेशन मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करने वाले, ठीक है। तीसरी थिंग भाई हम लोग देखेंगे क्या चेंज होने वाला है और क्या चेंज नहीं होगा। जो आपका एटॉमिक नंबर है वो चेंज होगा या नहीं होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं, वो चेंज होगा या नहीं होगा। और हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा। और लास्ट स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को। ठीक है भाई, चलिए भाई रेडी है सभी लोग, चलो डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ ये है, नाम ही है भाई इसको अल्फ़ा डीके, नाम ही क्या है अल्फ़ा डीके। अगर नाम ही है अल्फ़ा डीके तो कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर नाम ही है अल्फ़ा डीके तो कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे भाई, अल्फ़ा पार्टिकल। जैसे नाम वैसे काम। कुछ लोग रट्टा मारेंगे, द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अल्फ़ा डीके। आप लोग ऐसा रट्टा बिल्कुल मत मारो, आप लोग देखो नाम ही है भाई अल्फ़ा डीके तो कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे, अरे भाई अल्फ़ा पार्टिकल्स ही तो एमिट होंगे ना। तो क्या लिखेंगे, द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, द एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। आप इसको न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, आप इसको न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो। इज कॉल्ड एज भाई अल्फ़ा डीके। समझ गए ना, कितना आसान था।
जब भी अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे न्यूक्लियाई से या न्यूक्लियस से, तो आप इस टाइप के रेडिएशन को क्या बोलेंगे? अल्फा डीके। ठीक है, अब आप लोग ही बता दो भाई, यहाँ पे नाम ही है बीटा डीके, नाम ही है बीटा डीके। जब नाम अल्फा डीके था तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, अब नाम ही है बीटा डीके। तो आप लोग ही भाई सारे के सारे बता दो, अगर नाम ही है बीटा डीके तो कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे? बिल्कुल करेक्ट भाई, बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे। तो अभी बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, is called as बीटा डीके। कितना आसान है भाई, जैसे नाम वैसे काम। अल्फा डीके तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे, बीटा डीके तो बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे। अब गामा डीके तो क्या एमिट होगा भाई? गामा रेडिएशंस। तो क्या लिखेंगे आप लोग? द एमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस, gamma radiations with alpha and beta is called as from the nuclei or nucleus is called as gamma decay। अब चलिए भाई समझते हैं, अगर आपके अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता है न्यूक्लियस से तो आपके रेडिएशन का नाम भी क्या रहेगा? अल्फा डीके। ठीक है भाई, अगर आपके बीटा पार्टिकल्स का एमिशन होता है तो आपके रेडिएशन का नाम क्या रहेगा? बीटा डीके। और अगर आपके गामा रेडिएशंस का एमिशन होता है तो आपका डीके का नाम क्या रहेगा? गामा डीके। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पे आपने रेडिएशन क्यों लिखा? क्योंकि भाई गामा जो होते हैं वो पार्टिकल्स नहीं होते, वो रेडिएशंस होते हैं। इसलिए याद रखना है कि गामा के साथ में हम लोग रेडिएशन वर्ड अटैच करते हैं, क्योंकि गामा रेज जो होती है वो न्यूट्रल रेडियल पार्टिकल्स होते हैं, रेडिएशंस होती है वो। इसलिए गामा के साथ में हमेशा रेडिएशंस वर्ड ही लगाने का। और एक और बात यह है कि जब भी गामा रे एमिट होती है तो गामा रे अपने साथ में अल्फ़ा और बीटा को लेके भी एमिट होती है। कभी गामा रे एमिट होंगी तो अल्फ़ा को लेके एमिट होगी, कभी गामा रे एमिट होंगी तो बीटा को लेके एमिट होंगी, कभी गामा रे एमिट होंगी तो अल्फ़ा बीटा दोनों को लेके एमिट होगी, ऐसा। तो गामा रे कभी भी खुद अकेले नहीं होती एमिट। याद रखना, अगर गामा रे एमिट होगी तो उसके साथ में तो अल्फ़ा होगा, या तो उसके सामने बीटा होगा, या तो उसके साथ में अल्फ़ा और बीटा दोनों एमिट होंगे। समझ गए ना भाई? तो ये होते हैं आपका गामा डीके। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो भी आपका डेसिग्नेशन है, डेसिग्नेशन ये कहता है कि जो भी आपका अल्फ़ा डीके होता है, अल्फ़ा डीके को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? ज़रा ध्यान देना। अल्फ़ा डीके को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फ़ा नीचे में 2 ऊपर में 4। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ज़रा देखो, अल्फ़ा डीके को अल्फ़ा नीचे में 2 ऊपर में 4। भाई ये नंबर याद रखना है। अगर ये नंबर आपने गलती से भी ऊपर नीचे कर दिया या ये नंबर आपने अपने मन से चेंज कर दिया तो आने वाले सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस आप गलत करोगे। इसलिए ये नंबर भाई रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मार हो, बस रट्टा मार लो भाई। इसी का मतलब होता है आपका हीलियम का न्यूक्लियस 2 और 4। तो बस याद क्या रखना है कि जो भी आपके अल्फ़ा डीके होता है उसमें आप अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करते हो 2 4 से, उसी का मतलब होता है हीलियम 2 4। जो भी आपका बीटा डीके होता है, बीटा डीके का मतलब होता है -1 0। ये जो नंबर्स है वो आपको याद रखने हैं भाई। सिंबल याद रखने से कुछ नहीं होगा। आधे लोग बोलेंगे उसमें क्या है, अल्फ़ा है, उसमें क्या है, बीटा है, लेकिन आपको सिंबल के साथ साथ ये ऊपर और नीचे वाले नंबर भी याद रखने हैं। 2 4, बीटा में -1 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आएंगे, इसी को आप इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो। अगर मैं बात करती हूँ गामा की, तो जो गामा होता है उसमें नीचे में भी 0 होता है, ऊपर में भी 0 होता है। ये होते हैं आपके गामा रेडिएशंस। समझ गए ना भाई? अब ज़रा देखेंगे, आप लोग ही ज़रा मुझे ये बताना भाई, आप लोग ही ज़रा बताओ भाई, ज़रा ध्यान दो सारे के सारे इधर। सबसे पहले मैं लिखूँगी एटॉमिक नंबर को, सबसे पहले मैं लिखूँगी भाई एटॉमिक नंबर को, जिसको आप Z बोलते हो, और नीचे में मैं लिखूँगी एटॉमिक मास नंबर, जिसी को मैं बोलूँगी भाई A। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही कर देंगे, एटॉमिक नंबर जिसको मैं बोलूँगी Z,
और नीचे में मैं बोलूँगी भाई एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पे भी वैसे ही आएगा भाई, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आएगा आपका एटॉमिक मास नंबर। चलो भाई इधर ध्यान देना ज़रा, सारे के सारे इधर ध्यान देंगे, बस इधर ध्यान दो भाई। याद रखना है कि जो भी नीचे वाला होता है, जो भी आपका नीचे वाला नंबर होता है वो Z को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी ऊपर वाला नंबर होता है वो A को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी नीचे वाला नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला नंबर A को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी आपका नीचे वाला नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला नंबर A को रिप्रेजेंट करता है। चलो भाई इधर देखना ज़रा। अब कुछ लोग यहाँ पे रट्टा मारते हैं कि अल्फ़ा डीके में ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, गामा में दोनों नहीं होते। रट्टा मत मारो। मेरा कहना ये है भाई कि जब रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है तो आप लोग अपने दिमाग को इतना त्रास क्यों देते हो, इतना मतलब उसको परेशान क्यों करते हो कि भाई वो रट्टा मार रट्टा मार। अब कुछ चीज़ें जो है भाई उसको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो तो कंसेप्चुअल है, और कंसेप्ट समझाने के लिए मैं हूँ, तो रट्टा मारने की क्या ज़रूरत है भाई। चलो इधर देखेंगे सारे के सारे, बस इधर देखो भाई, सब क्लियर हो जाएगा। नीचे वाला नंबर हमेशा Z होता है और उसी को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। ऊपर वाला नंबर हमेशा A होता है, उसी को आप एटॉमिक मास नंबर बोलते हो। ये भी एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अब ज़रा इधर ध्यान देना भाई। अगर आप ध्यान से अल्फ़ा को देखते हो, बस आपकी जो आँखें है वो बिल्कुल अल्फ़ा की तरफ ही होनी चाहिए, बीटा और गामा की तरफ नहीं जानी चाहिए। अल्फ़ा को देखो भाई, अल्फ़ा में Z के सामने कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है। अल्फ़ा में Z के सामने 2 नंबर आ रहा है, मतलब आपका जो Z है वो चेंज होने वाला है, चेंजेस। एटॉमिक नंबर जो है आपका अल्फ़ा डीके में वो चेंज होगा। कुछ लोग बोलेंगे कैसे चेंज होगा? अरे भाई नीचे में एक नंबर आ रहा है, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, जो भी नंबर होगा, बट नीचे में कोई तो भी नंबर आ रहा है। Z के सामने कोई तो भी नंबर आ रहा है अल्फ़ा में, इसका मतलब Z चेंज होने वाला है। ऊपर आ जाओ, A के सामने क्या कोई नंबर आ रहा है? मुझे वो मत बताओ कि कौन सा नंबर आ रहा है। क्या A के सामने कोई नंबर आ रहा है? क्या एटॉमिक मास के सामने कोई नंबर आ रहा है अल्फ़ा डीके में? हाँ आ रहा है, मतलब आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी चेंज होने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? Z के सामने भी कोई नंबर आ रहा है, कोई तो भी नंबर आ रहा है, मतलब Z भी चेंज होगा अल्फ़ा डीके में। A के सामने में भी कोई तो भी नंबर आ रहा है, मतलब A भी चेंज होने वाला है अल्फ़ा डीके में। समझ गए ना भाई? इधर आ जाओ। अगर मैं बात करती हूँ बीटा डीके की, अगर मैं कहूँ बीटा डीके की बात करती हूँ, बीटा डीके की, Z के सामने क्या कोई नंबर आ रहा है? मुझे ये मत बताओ कौन सा नंबर आ रहा, बट Z के सामने क्या कोई नंबर आ रहा है? हाँ, मतलब बीटा डीके में जो भी आपका Z है वो चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है भाई? क्योंकि Z के सामने कोई तो भी नंबर आ रहा है बीटा डीके में, मतलब Z चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा। अब देखो एटॉमिक मास नंबर के सामने में, A के सामने में क्या कोई नंबर आया? नहीं। अरे भाई वो तो 0 है, 0 का मतलब थोड़ी कोई नंबर होता है, 0 मतलब नहीं के बराबर होता है। इस 0 का आप हटा भी सकते हो, 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। समझ गए ना? तो आप इस 0 को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। मतलब क्या आपका A चेंज होने वाला है? नहीं। बीटा डीके में क्या आपका एटॉमिक मास नंबर चेंज होने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि A के सामने में बीटा डीके में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है भाई। तो A के सामने में, एटॉमिक मास नंबर के सामने में, बीटा डीके में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंजेस। समझे या नहीं समझे? इधर आ जाओ भाई। अगर मैं कहूँ गामा डीके के बारे में, Z के सामने में क्या कोई नंबर आ रहा है? अरे भाई 0 थोड़ी कुछ मतलब है, 0 मतलब नहीं है, समझ जाओ, 0 मतलब कुछ नहीं। एटॉमिक नंबर के सामने कोई नंबर आ रहा है? नहीं, मतलब एटॉमिक नंबर जो है, जो आपका Z है, वो चेंज नहीं होने वाला है भाई। ऊपर आ जाओ। क्या गामा डीके के केस में A के सामने में कोई नंबर है? नहीं भाई। क्या गामा डीके के केस में एटॉमिक मास नंबर के सामने कोई नंबर है? नहीं भाई, मतलब वो भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? डू नॉट चेंजेस। तो बस आपको करने का क्या है? बस आपको याद रखना है Z चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, A चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? नीचे वाला नंबर मतलब Z, ऊपर वाला नंबर मतलब A।
अगर कोई नंबर सामने में आता है तो वो चेंज होगा, अगर कोई नंबर सामने में नहीं आता मतलब ये 0 आ जाए तो वो आपका चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे z भी चेंज होगा, a भी चेंज होगा। यहाँ पे सिर्फ z चेंज होगा, a चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ना तो z चेंज होगा और ना ही a चेंज होगा। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए भाई बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल्स के बारे में भाई, एग्जाम्पल्स के बारे में चलो देखते, थोड़ा सा ध्यान देते, ज़रा सारे के सारे इधर देखेंगे। अगर मैंने a का वैल्यू लिया है, ध्यान से देखने का, ध्यान से, नीचे में होता है भाई z, यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने x लिया भाई x, नीचे में होता है z, ऊपर में होता है a। ये बात सभी को पता चल गई। यहाँ पे भी आप वैसे ही कर लो, x ले लो, नीचे में z, ऊपर में a। यहाँ पे भी आप x ही ले लो, नीचे में z, ऊपर में a। समझे या नहीं समझे भाई? अब देखो क्या होगा, ये जो x है इसका कन्वर्शन कुछ ना कुछ y में होगा, ठीक है भाई। ये जो x है इसका भी कन्वर्शन कुछ ना कुछ y में होगा, ये जो x है इसका भी कन्वर्शन कुछ ना कुछ y में होगा। समझ गए भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे का पार्ट ज़रा देखना क्या है। जैसे कि इसका नाम ही है भाई अल्फ़ा डिके, नाम ही क्या है अल्फ़ा डिके, तो क्या एमिट होंगे? अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा अल्फ़ा पार्टिकल्स। समझ गए ना? नाम ही है अल्फ़ा डिके, तो क्या एमिट होगा? अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे। इसलिए कौन आए? अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब इसका नाम ही है भाई बीटा डिके, तो क्या एमिट होगा? बीटा पार्टिकल। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा भाई? बीटा पार्टिकल। समझ गए ना? इसका नाम ही है गामा डिके, नाम ही है गामा डिके, तो यहाँ पे क्या एमिट होंगे? यहाँ पे गामा रेडिएशन एमिट होंगे। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? गामा आएगा। समझ गए ना भाई सारे के सारे? चलो इधर आ जाएंगे भाई। अब ज़रा ध्यान देना, अगर मैं कहूँ अल्फ़ा के बारे में, तो अल्फ़ा के नीचे में कौन सा नंबर आता है? 2। अल्फ़ा के ऊपर में कौन सा नंबर आता है? 4। भाई ये नंबर याद रखना है। अगर आपने ये नंबर याद नहीं रखा तो बस भाई गए, फिर तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आप सारे गलत कर देंगे, क्योंकि पूरा खेल ये नंबर्स का है। जैसे हम लोग कोई भी गेम खेलते तो कुछ गेम में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो चीज़ें अगर आपके हाथ से निकल गई तो आपका पूरा गेम गया काम से। तो ये वाली जो चीज़ें, ये 3 वो चीज़ है। समझ गए ना भाई? तो अल्फ़ा के नीचे में है 2, ऊपर में है 4। अगर मैं बात करती हूँ बीटा की, तो बीटा के नीचे में क्या है? -1 और ऊपर में क्या है? 0। नीचे में है -1, ऊपर में है 0। गामा के नीचे में क्या है? 0 और ऊपर में भी क्या है? 0। समझ गए ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इधर देखना ज़रा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, नीचे में क्या है? नीचे में है z, ऊपर में क्या है? ऊपर में है a। ठीक है भाई, ध्यान देते जाओ सारे के सारे। इधर नीचे में है z, ऊपर में है a। इधर भी नीचे में है z, ऊपर में है a। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, देखो भाई क्या है ना, कुछ लोग इसको रट्टा मारते हैं और कुछ लोगों को आता नहीं है। लेकिन आपको ये सब कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी बढ़िया सी ट्रिक है कि आप ये क्वेश्चन को यूँ सॉल्व कर लेंगे। ये MCQ ये आपको नेट में भी देखने को मिलेंगे, मतलब कोई भी नीट जेई सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। चलो इधर आ जाओ। यहाँ पे अल्फ़ा के नीचे में कौन सा नंबर है? 2। 2 मतलब ये कौन सा नंबर है? +2। ध्यान दो भाई, आंखें खोलो, ध्यान दो। अल्फ़ा के नीचे में कौन सा नंबर है? 2। 2 मतलब ये कौन सा नंबर है? +2। +2 का उल्टा क्या होता है? -2। +2 का उल्टा क्या होता है? -2। तो यहाँ पे क्या आएगा? -2। कुछ लोगों को रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन आप लोग रट्टा मत मारो, मैं समझा के दे रही हूँ भाई। यहाँ पे नीचे में कौन सा नंबर है? 2। 2 का मतलब ही क्या होता है? +2। +2 का उल्टा क्या होता है? -2। लगा दिया भाई -2। ऊपर आ जाओ। ऊपर में कौन सा नंबर है अल्फ़ा के? 4। 4 का मतलब ही क्या होता है? +4। +4 का उल्टा क्या होता है? -4। इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? -4। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? बस बता दो जल्दी से, समझे या नहीं समझे? समझ गए ना भाई सारे के सारे? तो बस आपको करने का क्या है? करने का कुछ भी नहीं है भाई, करने का कुछ भी नहीं है भाई। आपको बस इतना ही आपको याद रखना है, जो नंबर यहाँ रहेगा उसका उल्टा यहाँ कर देना। 2 + 2 का उल्टा -2, 4 + 4 का उल्टा -4। समझ गए ना? इधर आ जाओ भाई, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे तो 0 है, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे आपको 0 ऐड करना है तो करो।
0 माइनस करना है तो करो। अरे भाई ये बात तो सभी को पता है, 5 माइनस 0 कितना होता है भाई, 5 ही होता है। 5 प्लस 0 भी कितना होता है भाई, 5 ही होता है। मतलब 0 के ऐड करने से या 0 के सब्सट्रैक्ट करने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो 0 के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। बट ज़रा ध्यान दो भाई, ज़रा ध्यान दो, यहाँ है -1, -1 का उल्टा क्या होता है, +1। -1 का उल्टा क्या होता है, +1। तो आप लोग सारे के सारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1। समझे या नहीं समझे? इधर आ जाओ भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी गामा डीके होता है तो गामा डीके के साथ में अल्फ़ा भी होता है, या तो बीटा भी होता है, या तो दोनों होते हैं। तो चलिए भाई, अब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है, नीचे में है 2, ऊपर में है 4। गामा अकेले कभी नहीं होता। गामा बोलता है मैं सबको लेके अपने साथ में चलूँगा। कुछ लोग होते हैं ना भाई, सबको अपने साथ लेके चलते हैं वो, तो बिल्कुल गामा उसी टाइप का है। वो बोलता है मैं एक तो अल्फ़ा को अपने साथ लेके जाऊँगा, या तो मैं बीटा को अपने साथ लेके जाऊँगा, या तो मैं दोनों को अपने साथ लेके जाऊँगा, लेकिन मैं अकेले कभी नहीं जाऊँगा भाई। गामा क्या बोलता है, या तो मैं अपने साथ अल्फ़ा को लेके जाऊँगा, या तो मैं अपने साथ बीटा को लेके जाऊँगा, या तो मैं अपने साथ दोनों को लेके जाऊँगा, लेकिन मैं अकेले कभी भी नहीं जाऊँगा भाई। तो अभी वो लेके गया है आपके अल्फ़ा को, ठीक है, ज़रा ध्यान देना। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब गामा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीचे में भी 0 है, ऊपर में भी 0 है, मतलब कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अब इधर आ जाओ, अल्फ़ा के नीचे में कौन सा नंबर है, 2। 2 का मतलब ही क्या होता है, +2। +2 का उल्टा क्या होता है भाई, -2। इधर आ जाओ, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि मस्त आपको समझ में आए। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अल्फ़ा के ऊपर में क्या है, 4। 4 का मतलब भी क्या होता है, +4। +4 का उल्टा क्या होता है, -4। तो भाई ऊपर में क्या आएगा, -4। समझ गए ना? तो बस आपको क्या क्या याद रखना है, एक बार क्विकली देख लेते हैं चीज़ें। भाई ये कहती है अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ये 3 टाइप के ऐसे डीके हैं जो मैन मेड डीके है, जो हम लोगों जो आपके नेचुरल डीके है, मैन मेड नहीं है, नेचुरल डीके। नेचुरल डीके मतलब जो नेचर में अपने आप होते, जो कि स्पॉन्टेनियस है। 3 टाइप के डीके, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा डीके में एमिशन होगा अल्फ़ा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस से, बीटा डीके में एमिशन होगा बीटा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस से, और गामा डीके में एमिशन होगा गामा रेडिएशंस का। किसके साथ में, एक तो अल्फ़ा या बीटा या दोनों के साथ में। फिर मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा को आप अल्फ़ा, नीचे में 2, ऊपर में 4 से रिप्रेजेंट करते हो। बहुत सारे MST CET वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा भी पूछ रखा है कि अल्फ़ा डीके का मतलब ही कौन सा न्यूक्लियस होता है। याद रखना है, अल्फ़ा मतलब ही हेलियम होता है। अल्फ़ा के नीचे में 2 आता है, ऊपर में 4 आता है। ये बहुत सारे MCQ का क्वेश्चन बना है भाई। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब ही हेलियम न्यूक्लियस। फिर होता है आपका बीटा डीके। बीटा डीके मतलब ही इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना है। बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं -1 0 से, गामा नीचे भी 0 ऊपर भी 0। फिर मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के बारे में। अगर उसके सामने में कोई नंबर है तो वो चेंज होगा, अगर उसके सामने में कोई नंबर है तो वो चेंज होगा। अगर उसके सामने में कोई भी नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे A के सामने में 0 है तो कोई नंबर नहीं है, तो A चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ना तो Z के सामने में ना तो A के सामने में, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा गामा डीके की वजह से। फिर मैंने आपको क्या बताया, अगर अल्फ़ा रे एमिट होती है तो अल्फ़ा के नीचे में है 2। 2 का मतलब होता है +2, तो +2 का उल्टा क्या होता है, -2, तो -2 लिख देंगे। यहाँ 4 है, 4 का मतलब होता है +4, तो +4 का उल्टा क्या होता है, -4। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे में है -1। -1 का उल्टा ही क्या होता है, +1, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, +1। ये तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। 5 + 0 5, 5 - 0 5, क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं। इधर आ जाओ, अल्फ़ा से तो भाई कोई, गामा से तो भाई कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, नीचे भी 0 ऊपर भी 0 है। लेकिन गामा अकेले कभी नहीं होता। वो बोलता है या तो मैं अपने साथ अल्फ़ा को लेके जाऊँगा, या तो मैं अपने साथ बीटा को लेके जाऊँगा, या तो मैं अपने साथ अल्फ़ा बीटा दोनों को लेके जाऊँगा, बट भाई मैं अकेले नहीं जाऊँगा। तो गामा कभी भी अकेले नहीं जाता है, समझ गए ना? तो यहाँ पे अल्फ़ा है, गामा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी 0 ऊपर भी 0। अल्फ़ा है भाई, अल्फ़ा के नीचे में क्या है, +2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। अल्फ़ा के ऊपर में क्या है, +4, ऊपर में क्या आएगा, -4। समझे या नहीं समझे? अब भाई जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो मैं अभी आपकी लेने वाली हूँ।
आपको ऐसा लग रहा होगा अरे मैम बुक के तो रिएक्शंस आपने पढ़ा ही नहीं, हमको तो बस इजी पढ़ा दिया। अरे भाई ये तो बेसिक था। अभी रिएक्शंस को पिक्चर में लाने वाली हूँ, सारे रिएक्शंस अपन देखेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या हमको रिएक्शन सही तरीके से करते आती है या नहीं। तो बस भाई देखते रहो। जस्ट लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बुक में ऐसा दिया ही नहीं है। चलिए भाई इधर देखना सारे के सारे। अगर आप ध्यान से देखते हो रिएक्शंस मैंने लिखी है, लेकिन सारे रिएक्शन नहीं लिखी है। रिएक्शन अभी कंप्लीट होनी बाकी है भाई। हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। हर जगह पे वैसा ही आपको करना है। चलो इधर देखो भाई, अगर ध्यान से देखते हो तो आपको बस सबसे पहली चीज़ जो याद रखना है वो ये है कि जो भी आपका लेफ्ट में होता है आप इसी को पेरेंट बोलते हो भाई, पेरेंट। और पेरेंट के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। तो पेरेंट का ये क्या रहेगा? डॉटर। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने सिर्फ डॉटर ही क्यों लिखा? पेरेंट को तो डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आपने फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़की क्यों लिखा है भाई? लड़का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है भाई। पेरेंट को डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है। उसका रीज़न भाई ये है, उसका रीज़न भाई आपका ये है कि जो भी आपकी डॉटर रहती है, डॉटर रिप्रोड्यूसिबल रहती है। बड़ी काम की चीज़ है। डॉटर जो होती है वो रिप्रोड्यूसिबल होती है, मतलब आप इस न्यूक्लियाई से फिर से और कोई न्यूक्लियाई तोड़ के बना सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सन होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखेंगे तो पेरेंट को बच्चे होते हैं, ये सबको पता है। डॉटर भी होता है, सन भी होता है, ये भी सबको पता है। लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन आप हमेशा यहाँ पे डॉटर ही क्यों लिखते हो? लेफ्ट में तो आप पेरेंट लिखते हो, लेकिन राइट में आप सिर्फ और सिर्फ डॉटर ही क्यों लिखते हो? सन क्यों लिखते? उसका रीज़न ये है कि जो भी आपकी डॉटर रहती है सिर्फ और सिर्फ वही रिप्रोड्यूसिबल रहती है, सन रिप्रोड्यूसिबल नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे रेडॉन प्रोड्यूस हुआ, अब इस रेडॉन से और कुछ बनेगा, फिर उससे और कुछ बनेगा। मतलब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स है उनका जनरेशन चलते रहेगा। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स डॉटर। फिर इससे और कुछ बनेगा, वो भी डॉटर रहेगा। उससे और कुछ बनेगा, वो भी डॉटर रहेगा। उससे और कुछ बनेगा, वो भी डॉटर रहेगा, क्योंकि डॉटर से ही आपका ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है, कभी भी अगर आपने यहाँ सन लिख दिया तो बस गए मार्क्स। आपको नाम नहीं आता ना, मत लिखो, लेकिन यहाँ पे डॉटर ही लिखना। सारे केसेस में डॉटर ही बनती है, क्योंकि डॉटर ही रिप्रोड्यूसिबल होती है। समझ गए भाई? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भी आपका ये पेरेंट रहेगा, ये आपकी डॉटर रहेगी। डॉटर ही लिखने का, समझ गए ना, मैंने रीज़न समझाया है। ये आपका पेरेंट है, ये आपकी डॉटर है भाई, ये आपका पेरेंट है, ये आपकी डॉटर है भाई। बच्चे मत लिखना वहाँ पे, ठीक है। ये आपका पेरेंट है और ये आपकी डॉटर है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे सपोज बच्चा लिख दिया तो सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा भाई वो बच्चा कौन है, और याद रखना है वो डॉटर ही रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो ये वाली जो चीज़ होती है, इसी चीज़ को आप लोग बोलते हो एमिटेड पार्टिकल। ये क्या है भाई? आपके एमिटेड पार्टिकल। ये भी क्या है भाई? एमिटेड पार्टिकल। ये भी आपका क्या है भाई? एमिटेड पार्टिकल। हर जगह पे आपको जो एमिटेड रेडिएशंस रहेंगे या जो भी आपके एमिटेड पार्टिकल्स रहेंगे, आप उसको हमेशा एमिटेड पार्टिकल ही लिखेंगे, क्योंकि वो आपके हमेशा क्या होते हैं? एमिट होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा पेरेंट, क्योंकि पेरेंट से बच्चे आएंगे। पेरेंट ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से आएंगे भाई? पेरेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सन मत लिखना, डॉटर ही लिखना, क्योंकि डॉटर ही रिप्रोड्यूसिबल रहती है। और यहाँ पे आपके एमिटेड पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ भाई। अब ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई, इधर देखेंगे, बस इधर देखो। नीचे में है 88, नीचे में कौन सा नंबर है? 88। ज़रा ध्यान देना भाई, ज़रा ध्यान देना। नीचे में आपका जो नंबर है, नीचे में आपका जो नंबर है वो है 88। ऊपर में कौन सा नंबर है? 226। करने का तरीका देखो भाई, नीचे में नंबर है 88, इसलिए मैंने 88 लिखा। ऊपर में कौन सा नंबर है? 226। अब देखो अल्फ़ा में नीचे में कौन सा नंबर है? 2। 2 का मतलब भी क्या होता है? +2। अल्फ़ा में ऊपर में कौन सा नंबर है? 4। 4 का मतलब ही क्या होता है भाई? +4। समझ गए ना? तो कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, ज़रा ध्यान दो। बस एक बार समझ गया तो सब कुछ समझ जाएगा, वरना कुछ नहीं समझेगा।
अल्फ़ा के नीचे में है 2, 2 का मतलब ही होता है +2। अल्फ़ा के ऊपर में है 4, 4 का मतलब ही होता है +4। अब देखो भाई ज़रा ध्यान देना, +2 का उल्टा क्या होता है? -2। +2 का उल्टा क्या होता है? तो -2। +4 का उल्टा क्या होता है? -4। +4 का उल्टा क्या होता है? -4। तो यहाँ पे आएगा -4। चलो भाई करो। 88 - 2 कितना होता है? 86 होता है। 226 - 4 कितना होता है भाई? 2 होता है। समझे या नहीं समझे भाई? समझ गए ना? ज़रा ध्यान दो, फिर से देखो इधर। अल्फ़ा के नीचे में है 2, 2 का मतलब होता है +2। तो +2 के लिए आप क्या करेंगे? -2। तो 88 - 2 कितना होता है? 86। नीचे वाले का नीचे वाले के साथ करने का, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ करने का। समझ गए ना? ऊपर में कौन सा नंबर है? 226। यहाँ पे ऊपर में कौन सा नंबर है? +4। +4 का उल्टा क्या होता है? -4। इसलिए मैंने क्या किया? -4। 226 - 4 कितना होता है? 222। समझ गए ना? ये भाई अपने करने का ट्रिक है, ये अपना ट्रिक वाला पार्ट है कि कैसे करेंगे, उससे अपन को आइडिया मिल जाएगा। चलो इधर आ जाओ। नीचे में कौन सा नंबर है भाई? नीचे में आपका नंबर है 92। ठीक है भाई। ऊपर में कौन सा नंबर है? 238। नीचे में नंबर है 92 भाई, नीचे में नंबर है 92, ऊपर में नंबर है 238। ठीक है भाई। अब ज़रा इधर देखो, अल्फ़ा के नीचे में कौन सा नंबर है? 2, 2 का मतलब ही क्या होता है? +2। ऊपर में कौन सा नंबर है? 4, 4 का मतलब ही क्या होता है? +4। अब ज़रा इधर ध्यान देना, अल्फ़ा के नीचे में कौन सा नंबर है? +2। +2 का उल्टा क्या होता है? -2। इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? -2। ऊपर आ जाओ। अल्फ़ा के ऊपर में कौन सा नंबर है? 4, 4 का मतलब ही क्या होता है? +4। +4 का उल्टा क्या होता है? -4। इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई? -4। 92 - 2 कितना होता है भाई? 90। और 238 - 4 कितना होता है? 234 होता है भाई, 234। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो सारे के सारे। चलो इधर आ जाओ। अगर बात की जाए इसकी, यहाँ पे नीचे में कौन सा नंबर है? 93। याद रखने का भाई, याद रखने का, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ ही करने का, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ ही करने का। नीचे में है 93, ऊपर में कौन सा नंबर है भाई? 238। समझ गए ना? यहाँ पे नीचे में कौन सा नंबर है? -1। -1 का उल्टा क्या होता है? +1। -1 का उल्टा क्या होता है? +1। इसलिए यहाँ पे आप लोग सारे के सारे क्या करेंगे भाई? +1। यहाँ पे तो 0 ही है, 0 से प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क पड़ता भी है क्या भाई? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ लिखेंगे। चलो इसी का मतलब यहाँ पे नीचे में कौन सा नंबर आएगा? 93 + 1 कितना होता है भाई? 93 + 1 94 होता है। ऊपर का नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? करना कुछ भी नहीं है। बीटा के नीचे में ही होता है भाई आपका -1। -1 का उल्टा +1 कर देने का, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ में। 93 + 1 कितना होता है? 94 होता है। चलिए भाई इधर आ जाओ सारे के सारे, इधर ध्यान देना। यहाँ पे नीचे में कौन सा नंबर है? 94। कौन सा नंबर है भाई नीचे में? 94। ऊपर में कौन सा नंबर है? 241। इधर आ जाओ। यहाँ नीचे में है -1, -1 का उल्टा +1। यहाँ ऊपर में है 0, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 94 + 1 कितना होता है? 95। और ये 241 एज इट इज़। चलो इधर आ जाएंगे भाई। अब इधर है ग्यामा। ग्यामा के तो नीचे में भी 0 ही होता है, ऊपर में भी 0 होता है। ग्यामा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्यामा के साथ में अल्फ़ा या बीटा हमेशा कुछ ना कुछ होता है। ग्यामा बोलता है ना मैं अकेले नहीं जाऊँगा भाई, वही वाली चीज़ है। ग्यामा डरपोक बच्चा है बेचारा, वो बोलता है मैं अकेले नहीं जाऊँगा भाई, या तो मैं अल्फ़ा को लेके जाऊँगा या तो मैं बीटा को लेके जाऊँगा या तो मैं दोनों लेके जाऊँगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊँगा भाई, ऐसा ग्यामा बोलता है। समझ गए ना? डरपोक बच्चा है बेचारा, क्या करेंगे। इधर आ जाओ भाई। इधर में नीचे में कौन सा नंबर है? 92। ऊपर में कौन सा नंबर है? 238। चलो इधर आ जाएंगे। नीचे में यहाँ कौन सा नंबर है? +2। +2 का उल्टा क्या होता है? -2। ऊपर में है +4। +4 का उल्टा क्या होता है? -4। 92 - 2 कितना होता है? 90 होता है। 238 - 4 कितना होता है भाई? 234 होता है। क्योंकि ग्यामा से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ग्यामा निकलता भी है नहीं भी निकलता है तो भी भाई वो दिखता थोड़ी है, क्योंकि ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0 है, तो अल्फ़ा से फ़र्क पड़ेगा। आधे लोग बोलेंगे ये अल्फ़ा डीके या ग्यामा है। याद रखना है भाई, ग्यामा आता है तो ग्यामा है,
लेकिन ये भी बात याद रखना है, गामा कभी अकेले नहीं जाता, समझ गए ना। चलिए अब डीके का नाम लिखते हैं भाई। जो आपका पहला वाला डीके है, ठीक है, इस डीके का क्या नाम रहेगा? अल्फ़ा डीके, क्योंकि यहाँ पे आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए, तो इस डीके का नाम क्या है भाई? आपका अल्फ़ा डीके। अगर मैं बात करती हूँ ये दोनों डीके की, ये डीके का नाम क्या है? यहाँ बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे, तो ये है आपका बीटा डीके। यहाँ पे भी आपके बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे, तो ये भी है आपका बीटा डीके। यहाँ पे आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे, तो ये है आपका अल्फ़ा डीके। और अगर इसकी बात करें, कुछ लोग बोलेंगे अरे मैम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा है या गामा है? याद रखना है, सिर्फ अल्फ़ा दिखता है तो अल्फ़ा डीके, सिर्फ बीटा दिखता है तो बीटा डीके। लेकिन अगर गामा के साथ अल्फ़ा दिख जाए या गामा के साथ बीटा दिख जाए तो वो हमेशा आपका गामा डीके रहता है। तो ये आपका क्या रहेगा भाई? गामा डीके, क्योंकि यहाँ पे आपके गामा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। और वो तो सबको पता है कि गामा अल्फ़ा या बीटा के साथ में होते हैं। तो भाई ये थी आपकी खतरनाक वाली प्रैक्टिस। जिस टाइप से मैंने क्वेश्चंस लिए, बिल्कुल इसी टाइप से आपको MST CT JEE नीट में यहाँ से 101% एक क्वेश्चन आएगा। कर लोगे सारे के सारे, करना कुछ भी नहीं है। नीचे वाले का नीचे वाले के साथ करने का, नीचे का नीचे के साथ, ऊपर का ऊपर के साथ करने का। जो नंबर यहाँ है उसका उल्टा कर देने का, +2 है तो -2, जो ऊपर में है +4 है तो -4, समझ गए ना। -1 है तो +1 कर दो, उल्टा कर देने का, उल्टा। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पार्ट का। चलिए भाई अब हम लोग देख रहे हैं आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के बीच में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि मैम केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन तो सेम ही चीज़ है, फिर आप ऐसे अलग अलग क्यों डिस्टिंग्विश करवा रहे हो? अरे भाई अपनी थिंकिंग को चेंज करो, आप लोग गलत सोच रहे हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन ही तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन भाई गलती से भी ये दिमाग में क्वेश्चन मत लाना। केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। इसीलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का मतलब। एकदम बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए, हम लोग वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले, लेकिन एकदम ईजी वे में, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कंपैरेटिव फॉर्म में। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ केमिकल रिएक्शन की, एक बार लिखते हैं फिर समझते हैं। The reaction which involve rearrangement of atom. The reaction which involve rearrangement of atoms by breaking or formation of chemical bond. By breaking or formation of chemical bond is called as chemical reaction. इधर भी एक बार लिख लेते हैं, फिर समझा के देती हूँ कंपैरेटिव फॉर्म में। The reaction which involves conversion of one element into another is called as nuclear reaction. चलिए भाई समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है। अगर मैं बात करती हूँ केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में आपके एटम का रीअरेंजमेंट होता है। या तो आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो आपके केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है, या तो आपके केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग भी हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। एटम्स जो है वो रीअरेंज होते हैं। हो सकता है केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा हो। तो इसी चीज़ को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, और उससे एटम का रीअरेंजमेंट होता है। तो ऐसी चीज़ को आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो। वही अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ना तो एटम ब्रेक होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में ना तो आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ना तो आपके केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। समझ गए ना? तो फ़र्क क्या है? देखो भाई, केमिकल के बाद में भी रिएक्शन आता है और न्यूक्लियर के बाद में भी रिएक्शन आता है।
मतलब केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन लेकिन है सेम नहीं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है भाई, एक तो आपकी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, या तो आपकी केमिकल बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, मतलब वो टूटेगा, तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एलिमेंट का कन्वर्शन दूसरे एलिमेंट में अपने आप होता है, वो होता है भाई आपका न्यूक्लियर रिएक्शन। समझ गए ना? अभी देखा था भाई एक्स का कन्वर्शन वाई में हो रहा था, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्शन हो रहा है, बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है भाई। समझ गए ना? अब भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे की तरफ। जो भी आपका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस में जो भी आपके आइसोटोप्स होते हैं ना भाई, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नेचर। जो भी आपके आइसोटोप्स रहते हैं एलिमेंट्स के, उनका एक जैसा नेचर रहता है। मतलब आइसोटोप्स मतलब देखो भाई, जैसे ऑक्सीजन का, जैसे मैं कार्बन का आइसोटोप बोल रही हूँ, एक 6 एक 12 है, फिर कार्बन का एक और आइसोटोप से 6 और 13, एक और आइसोटोप है 6 और 14, ये सारे के सारे आपके कार्बन के आइसोटोप है। इसका कहना यह है कि जितने भी आइसोटोप रहते हैं उनका सेम नेचर रहता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन का कहना है कि जो भी आपके आइसोटोप्स रहते हैं ना, जो भी आपके आइसोटोप्स रहते हैं ना ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नेचर। इनका नेचर कैसा रहता है? डिफरेंट नेचर। तो बस इतना याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी आइसोटोप्स रहेंगे उनका नेचर एक जैसा रहता है, सेम नेचर रहता है। केमिकल रिएक्शन का उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा न्यूक्लियर रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में आइसोटोप्स का सेम नेचर है, सेम, तो सेम का उल्टा क्या होता है भाई? डिफरेंट। तो यहाँ पे आपके आइसोटोप का भी क्या नेचर रहेगा? डिफरेंट। समझे या नहीं समझे? चलो भाई बढ़ते आगे की तरफ। जो भी आपका लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कौन कौन पार्ट लेगा केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में या केमिकल रिएक्शन में। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो केमिकल रिएक्शन में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सपोज ये है मेरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत सारे शेल्स है, बहुत सारे सब शेल्स है, हर जगह पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, केमिकल रिएक्शन में हमेशा वही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, न्यूक्लियस कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। केमिकल रिएक्शन में हमेशा आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी कौन से? ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही आपके केमिकल रिएक्शन का पार्ट बनते हैं। लेकिन नाम भाई देखो इसका क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। इसका नाम ही है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस। ज़रा सुन तो भाई, सुनो ध्यान से क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपके प्रोटॉन, यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट्स, पार्टिसिपेट्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में भाई तीनों के तीनों आपके पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट करेगा और न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि नाम ही है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब ही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। समझ गए ना? लेकिन केमिकल रिएक्शन में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में इतनी कोई खास एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपकी एकदम कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, लेस अमाउंट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन की, भाई न्यूक्लियर पता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, बॉम्ब। अगर एक बॉम्ब लगाया तो क्या क्या नहीं जल जाता भाई। एक बिल्डिंग में भी अगर एक बॉम्ब लगा दिया खतरनाक वाला, पूरी बिल्डिंग के आजू बाजू की सारी बिल्डिंगां जल जाती, इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है। कितनी एनर्जी निकलती है,
पता है ना कितनी एनर्जी निकलती है भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्या काय में भाई, काय में इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में भाई आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बताए ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब देखा होगा भाई, हाइड्रोजन बॉम्ब, हीलियम बॉम्ब, कितने सारे बॉम्ब होते हैं। एक बॉम्ब लगाए तो पूरा एरिया जल जाता है। कितनी एनर्जी रिलीज होती होंगी ज़रा सोचो। ये तो क्या है, ये केमिकल में क्या है, छोटी सी एनर्जी रिलीज होती है। इधर देखो भाई, जो भी आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो भी आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है भाई, केमिकल रिएक्शन का जो भी रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर में, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर में, वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर में। सब के ऊपर में आपका केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। केमिकल रिएक्शन का उल्टा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन का रेट सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, जो भी रेट है वो किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका उल्टा कर देना भाई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या लिखेंगे भाई, रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डिपेंड नहीं करता है ना तो टेम्परेचर के ऊपर, ना तो प्रेशर के ऊपर, ना तो स्टेट के ऊपर, ना तो कैटलिस्ट के ऊपर। किसी के भी ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। समझ गए ना भाई। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ब्रेकिंग होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एटम का, एक एलिमेंट का कन्वर्शन दूसरे एलिमेंट में होता है। केमिकल रिएक्शन में आइसोटोप्स का सेम नेचर होता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफरेंट नेचर होता है। केमिकल रिएक्शन में ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर में, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में नाम ही है न्यूक्लियर, न्यूक्लियस तो आएगा। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में। यहाँ पे तो क्या है, छोटी सी एनर्जी रिलीज होंगी, बट यहाँ पे भाई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, देखा है ना, पूरे घर चल जाते हैं। कितना खतरनाक होता है, वो एरिया को ब्लास्ट कर देता है बॉम्ब। खूब एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, लार्ज अमाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, रेट सबके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, स्टेट, कैटलिस्ट। बट यहाँ पे ये इसका उल्टा है। इसमें रेट ना तो डिपेंड करता है टेम्परेचर, ना तो प्रेशर, ना तो स्टेट, ना तो कैटलिस्ट। अरे भाई खुद ही सोचो, ये बॉम्ब है, बॉम्ब, बॉम्ब में सारी के सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, हीलियम बॉम्ब, वो क्या टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं भाई, टाइम सेट कर दिया तो उस वक्त वो ब्लास्ट हो जाएगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, चाहे प्रेशर कितना भी हो, चाहे कैटलिस्ट हो या ना हो। आप उसके ब्रेकिंग को थोड़ी रोक सकते हो, दबाया कि बस। समझ गए ना भाई, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो। लो भाई सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। और आगे का पार्ट है आपका ट्रांसम्यूटेशन और इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। चलिए दोनों चीज़ों को समझते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो है ट्रांसम्यूटेशन, कि भाई ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, और फिर हम लोग देखने वाले हैं भाई आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, और इसी को आप लोग बोलते हो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी। तो चलिए भाई हम लोग देख रहे हैं दो चीज़ों को, ट्रांसम्यूटेशन और सेकंड है आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसम्यूटेशन की, तो ट्रांसम्यूटेशन में क्या होगा एक बार पहले मैं लिख लेती हूँ। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस into another nucleus which may be stable or unstable, is called as transmutation। अब जरा ध्यान देना भाई,
सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, नाम ही है ट्रांसम्यूटेशन, नाम ही है ट्रांस ट्रांस ट्रांस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होने वाला है, नाम ही है भाई इसका, ट्रांसम्यूटेशन में ट्रांस आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या आ रहा है, ट्रांस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन में क्या होने वाला है, ट्रांसम्यूटेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि ट्रांसम्यूटेशन के स्पेलिंग में भी आता है ट्रांस और ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेलिंग में भी आता है ट्रांस। तो ट्रांसम्यूटेशन में आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस में किसका होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टेबल न्यूक्लियस का कोई दूसरे न्यूक्लियस में। ट्रांसफॉर्मेशन होगा भाई आपके स्टेबल न्यूक्लियस का, स्टेबल न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्टेबल न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक ऐसे न्यूक्लियस में, एक ऐसे न्यूक्लियस में या तो वो स्टेबल भी हो सकता है या तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसम्यूटेशन में भी आता है ट्रांस, ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है ट्रांस। तो जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक स्टेबल न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस में, या तो वो स्टेबल भी हो सकता है या तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टेबल न्यूक्लियस का एक ऐसे न्यूक्लियस में, या तो वो स्टेबल भी हो सकता है या तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है। ऐसे चीज़ को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, ट्रांसम्यूटेशन। समझ गए ना, उसके भी स्पेलिंग में ट्रांस, ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेलिंग में भी ट्रांस। तो ट्रांसम्यूटेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक न्यूक्लियस का जो कि स्टेबल है दूसरे न्यूक्लियस में जो कि स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को जिसका नाम है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। इसमें भी क्या होगा ज़रा ध्यान देना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और कन्वर्शन ऑफ the transformation of or conversion of stable nucleus into radioactive nucleus is called as artificial radioactivity or induced radioactivity। तो भाई आपको याद रखना है, सीधी सीधी बात, बस एक ही चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर आपके स्टेबल न्यूक्लियस का कन्वर्शन हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लियस जो अलग अलग पार्टिकल्स को एमिट करता है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स। बस इतना याद रखो, अगर स्टेबल न्यूक्लियस का एक ऐसे न्यूक्लियस में कन्वर्शन हो रहा है जो स्टेबल भी हो सकता है जो अनस्टेबल भी हो सकता है, तो उसको आप ट्रांसम्यूटेशन बोलते हो। और अगर स्टेबल न्यूक्लियस का कन्वर्शन होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, तो आप उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हो या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी बोलते हो। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो ज़रा, नाम ही है रेडियो एक्टिविटी, नाम ही है रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, क्योंकि नाम ही है भाई रेडियो एक्टिविटी। तो जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कैसा न्यूक्लियस रहेगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो अगर स्टेबल न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है दूसरे न्यूक्लियस में जो स्टेबल भी हो सकता है जो अनस्टेबल भी हो सकता है, तो वो हुआ आपका ट्रांसम्यूटेशन। और अगर स्टेबल न्यूक्लियस आपका कन्वर्ट होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी। नाम ही है रेडियो एक्टिविटी, इसलिए न्यूक्लियस भी कौन सा प्रोड्यूस हुआ, रेडियो एक्टिव। यहाँ पे नाम ही है ट्रांसम्यूटेशन, इसलिए हुआ भी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। समझे या नहीं समझे, इसके एग्जाम्पल को देखो भाई। एक ये है भाई आपका स्टेबल न्यूक्लियस, ये है भाई आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये है भाई आपका पॉजिट्रॉन और एमिटेड पार्टिकल। समझ गए ना भाई, ये है इसका एग्जाम्पल। स्टेबल न्यूक्लियस था, कन्वर्ट काय में हुआ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में।
क्योंकि कार्बन 613 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका क्या प्रोड्यूस होगा, पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नीचे में प्लस साइन है। अगर यहाँ माइनस साइन आता था तो इलेक्ट्रॉन, प्लस साइन है तो पॉजिट्रॉन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक तो बनता ही है भाई। थैंक यू वेरी मच।